जब क्रूड ऑयल के पुराने रेट थे तब ये 22 लाख करोड़ थी और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हर साल 20%, 22% तक बढ़ रही है और लगातार इसके फ्यूल में डिमांड भी बढ़ रही है। हमारी पॉलिसी यही है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस। मैं हीरो को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने दोनों मोटरसाइकिल के जो मॉडल लॉन्च किए हैं, अभी उसके प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि इसकी पावर और टॉर्क दोनों भी इथेनॉल के कारण बढ़ा है। पहली बात तो यह है कि लोगों में कभी कभी इस प्रकार की बातें होती है कि इथेनॉल इज ए इंफीरियर फ्यूल। ऐसा नहीं है। हमारे 3 साल पहले हमारे 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे फाइटर जेट इथेनॉल पर चले थे। हमारे लगातार इसमें जो रिसर्च हो रहा है कि हमारी टाटा और विस्तारा और स्पाइस जेट का हवाई जहाज बायो एविएशन फ्यूल को ऐड करके निश्चित रूप से उसका भी यशस्वी प्रयोग हुआ है और इसलिए इस क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इसकी आवश्यकता भी है। और आज के वर्तमान परिस्थिति में जो कठिनाइयां विश्व में निर्माण हो रही है उसके अनुरूप हमारी नीति भी है। जहां तक पोल्यूशन का सवाल है कि फॉसिल फ्यूल के कारण कितना पोल्यूशन होता है इसका भी अनुभव हम करते हैं। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री करके इस बात को महसूस करता हूं कि 40% ऑफ द एयर पोल्यूशन के लिए हम जिम्मेदार हैं और इसलिए पोल्यूशन के कारण उसके जो दुष्परिणाम है वो भी अलग है। इसमें एक अच्छी बात है कि हमारे देश में इथेनॉल की शुरुआत जब हुई तो शुगर केन मोलाइसिस से हुई। फिर मोलाइसिस में जो 4% मोलाइसिस आता था शुगर से, वो बी हेवी मोलाइसिस 7%, उससे इथेनॉल बना। अभी हम लोग कॉर्न से इथेनॉल बना रहे हैं, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बना रहे हैं और पुरी साहब को धन्यवाद दूंगा कि पानीपत में हम लोग परली राइस स्ट्रॉ से भी इथेनॉल बना रहे हैं। जो प्लांट है इंडियन ऑयल का उसमें 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और उसके साथ साथ 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और उसके साथ 150 टन बायो बिटुमिन भी बन रहा है। जैसे ये हमारी इसकी कहानी है फॉसिल फ्यूल की, वैसे ही हमारे देश में हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में हम जो बिटुमिन यूज करते हैं उसको 110 लाख टन हमको बिटुमिन लगता है और 110 लाख टन में केवल इंडियन रिफाइनरी की क्षमता केवल 50 लाख टन है। तो ये 60 लाख 65 लाख टन हम बिटुमिन इंपोर्ट करते हैं। और जैसे ये पेट्रोलियम के इसमें स्थिति पैदा हुई है, हमारा जो बिटुमिन की प्राइस जो 46-48 रुपीज पर केजी थी, अब वो 85 तक पहुंच गई है। और इसलिए अब हम सोचते हैं कि भाई बिटुमिन रोड बनाने के बजाय कंक्रीट रोड भी बनाए, इसके भी ऑप्शन पर सोच रहे हैं। और इसी में मुझे खुशी है कि वे बहुत आग्रह से, मुझे बहुत प्रसन्नता से ये कहते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमने NHI में हमने 1 किलोमीटर रोड नागपुर जबलपुर हाईवे पर बायो बिटुमिन का उपयोग करके बनाया और उसको ये सर्टिफाई किया गया है कि ये रोड अच्छे है और पेट्रोलियम बिटुमिन के हिसाब से भी उसके बेटर है। और इसके बाद में जब ये बायो बिटुमिन तैयार हुआ तो मैंने CRI और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख अधिकारियों को बुलाकर कहा कि आप ये टेक्नोलॉजी बाहर क्यों नहीं देते हो। तो मुझे आज खुशी है कि देश के 25 उद्योगपतियों ने, उद्यमशील व्यक्तियों ने, इंडस्ट्रीज ने ये टेक्नोलॉजी खरीद ली है और अब परली से राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, विच स्ट्रॉ और बगास से बिटुमिन बनने वाला है। आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से हम रिफाइनरी में हम लोग पेट्रोल में इथेनॉल मिक्सिंग करते हैं, वैसे अभी ऐसा फॉर्मुलेशन काफी रिसर्च हुआ है, पर आखिर आपको रिफाइनरी इसका अंतिम निर्णय करे क्योंकि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अभी जो यूज टायर है उसकी रबर की पाउडर और 7% प्लास्टिक, 14% रबर और उसके साथ बायो बिटुमिन 30%, ये डालने के बाद हमारा देश बिटुमिन में भी आत्मनिर्भर बन सकता है ताकि हमें इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ जो इथेनॉल में रिवोल्यूशन हुआ है, आसाम में नुमालीगढ़ में बांबू से इथेनॉल बन रहा है
अब परली से बनता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पेट्रोलियम मंत्री जी को मैं किसानों की तरफ से धन्यवाद दूंगा कि जब कॉर्न से इथेनॉल, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनने का निर्णय हुआ तो उत्तर प्रदेश और बिहार में उस समय और पूरे देश में कॉर्न की एमएसपी थी 1800 रुपये क्विंटल और कॉर्न की मार्केट प्राइस थी 1200 रुपये क्विंटल। और जैसे ही निर्णय हुआ तो कॉर्न की प्राइस 2600 रुपये क्विंटल गई और जिसके कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपीस उनके जेब में गए। अब यही बात है कि क्या हम 23 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर भेजना हमारे इकोनॉमी के लिए ठीक है? 23 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल तैयार करके हमारे देश में प्रदूषण का सामना करें, ये हमारे लिए ठीक है? तो मुझे लगता है कि इन सब का जवाब एक ही है कि आत्मनिर्भरता की ओर अगर हमको जाना है तो हमारे पैरों पर हमको खड़ा होना पड़ेगा। और इसीलिए इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, ये सब ऑप्शंस ओपन है। बहुत बार लोग मुझे पूछते कि आप इतने ऑप्शंस ओपन करेंगे तो क्या होगा? मैंने बोला आप सब कितना भी करने के बाद इसको कम करना बहुत कठिन है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में दो चीजों को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरे ऑटोमोबाइल ग्रोथ। अब धीरे धीरे स्थिति आई है कि एक घर में 4 लोग हैं और 6 गाड़ियां, 7 गाड़ियां हैं। और इसलिए ऐसे समय में हमें निश्चित रूप से नीति देश के हित में विचार करना होगा। हमारी जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है इसके प्रति हमें बहुत अभिमान है। अभी 50% ऑफ द टू व्हीलर्स, इसमें हीरो है, बजाज है, टीवीएस है, होंडा, इन सब के एक्सपोर्ट होते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये इंडस्ट्री 2014 में हमारी सरकार आई, तब ये इंडस्ट्रीज का साइज 14 लाख 15 लाख करोड़ था और हमारा वर्ल्ड में नंबर 7वां था। पर आज ये स्थिति आई है कि हमने जापान को पीछे डालकर हमारा 3रा नंबर आया है। इस बात की हम सबको बहुत खुशी है। वी आर 3rd इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पर यूएसए है 79 लाख करोड़, सेकंड नंबर चाइना है 49 लाख करोड़, अब इंडिया है वो 24 लाख करोड़ पर पहुंचा है। और जिस प्रकार से हमारी इंडस्ट्री काम कर रही है उसमें मुझे पूरे विश्वास है कि नजदीक के समय में हम विश्व में प्रथम क्रमांक पर जा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार को और भारत सरकार को जीएसटी के रूप में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है। हमारे एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री के कारण है और इस इंडस्ट्री ने 4.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। और इसलिए इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ना, ये देश को आत्मनिर्भर बनाते समय इकोनॉमी में स्ट्रांग बनाना, ये इसमें सबसे बड़ा फायदा है। और अगर ये इंपोर्ट में अगर ये 23 लाख करोड़, जिसमें हमारे मंत्री जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम सबको इस बात की खुशी है कि अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इसका भी दौर शुरू हो रहा है। मैं तो ये बात 10 साल से कहते आ रहा हूं। पहले लोग मुझे बोलते थे ये क्या बोल रहे हैं, अब सब विश्वास रखते हैं। इसके लिए मैं नसीबवान हूं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी निर्माण हुई कि सबको, नहीं तो इसके खिलाफ प्रचार, दुष्प्रचार करने वालों की भी कमी नहीं है। और अभी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में भी आज ही जो निर्णय हुआ है उसको देखते हुए मैं मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि जो रेट आपने तय किया और जो स्टेबलाइजेशन का फंड तैयार किया हुआ है, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे देश के हवाई जहाज भी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इसके लिए आगे निश्चित रूप से एक नया दरवाजा आपने ओपन किया है। और हमारा किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता तो बना ही है, उसके साथ हवाई ईंधन दाता भी बना है, विटामिन दाता भी बना है और अब हाइड्रोजन बनाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक प्रकार से लोग अलग विवाद खड़े करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी हमको जरूरत है। और मुझे याद है यही ताज पैलेस में, इसके होटल में मैंने पहली गाड़ी जब लॉन्च की थी तो पत्रकार जगत के पत्रकारों ने मुझे पूछा था कि ये गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब कोई नहीं पूछता। अब लगातार लोग मेरे पास, उसमें से कुछ पत्रकार कभी कभी आते हैं कि आउट ऑफ टर्न जरा इलेक्ट्रिक गाड़ी की वेटिंग लिस्ट है, हमको जल्दी मिलाने के लिए मदद करिए। तो परिस्थिति बाद इलेक्ट्रिक ट्रक भी आ गया। अभी हाइड्रोजन के भी 3 हाइड्रोजन पर चलने वाले 3 टाटा के ट्रक को भी हमने लॉन्च किया। हाइड्रोजन की बसेस भी आई है और यह सबसे हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि
लिथियम आयन बैटरी की कीमत एक समय जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी, वो अब $50 पर किलोवाट पर आवर आई है। पर अब स्वाभाविक रूप से हमारे देश में बसेस में तो इलेक्ट्रिक ही आ रही है। हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 50 से 60 हजार बसेस की इलेक्ट्रिक, और जबकि रिक्वायरमेंट है 1.5 से 2 लाख बसेस की। तो नेचुरली हमारी इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल भी है, एक्सपांशन भी हो रहा है और अल्टरनेटिव बायोफ्यूल भी हो रहा है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि एचपीसीएल की ओर से इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनाने की भी बात हो रही है। ये भी प्रयोग हो रहा है और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% वो डीजल का अल्टरनेटिव बन सकता है। मैंने खुद किर्लोस्कर कंपनी के 2 जनरेटर सेट, एक 100% बायो इथेनॉल पर, एक 100% आइसोब्यूटेनॉल पर लॉन्च किए, सक्सेसफुली लॉन्च हुए। केवल हमारे टेलीकम्युनिकेशन के जो टावर है वो 450 करोड़ लीटर डीजल फूकते हैं। तो नेचुरली अब आइसोब्यूटेनॉल उसका भी प्रयोग हो रहा है, जो 15% हमारे यहाँ हम लोग डीजल में डाल सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल की तुलना में डीजल का उपयोग 6 गुना ज्यादा है। तो नेचुरली आने वाले समय में ग्रीन इकोनॉमी, बायो इकोनॉमी जो है, जो बायो फ्यूल है, वो हमारा भविष्य है। और कोई भी ये फ्यूल जो है किसी भी इसमें क्वालिटी में कम नहीं है। मैं हीरो की मैनेजमेंट को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स पर जो आपकी गाड़ी आपने बेची है, उसमें आपके सर्विस सेंटर में पुराने गाड़ियों को भी फ्लेक्स में कन्वर्ट करने की योजना अगर आप कर सके तो जरूर करिए, ताकि उतना पेट्रोल और कम हो जाएगा। और आपके ही सर्विस सेंटर में करिए, नहीं तो मेरे पास एक बहुत बड़े पत्रकार संपादक का फोन आया। तो फोन आने के बाद कहा, नितिन जी मेरी गाड़ी नई थी, ली थी और गाड़ी बिगड़ गई। तो मैं मैकेनिक के पास गया तो उसने कहा ये इथेनॉल की गड़बड़ है। तो मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी कौन सी है? बोले मेरी जीप कंपनी की गाड़ी है, एसयूवी, और वो डीजल पर चलती है। तो मैंने उसको कहा, महाशय डीजल में इथेनॉल ही नहीं डालते तो यह गाड़ी इथेनॉल के कारण कैसे बिगड़ी हुई है? बोले मैकेनिक ने बताया। तो ये अब चलने वाला है। मेरे मीडिया के बंधुओं को अनुरोध है कि ये नेशनल इंटरेस्ट का विषय है, ये पोल्यूशन कम करने का विषय। आप दिल्ली में रहते हो, ये पोल्यूशन के कारण आपकी फ्यूचर जनरेशन, आपके लाइफ को कितना खतरा है ये सोचिए। ये किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये देश के हित के लिए है। ये देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए, नए रोजगार निर्माण करने के लिए है। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने वाले हैं। आज हमारे पास फूड ग्रेन सरप्लस है, हमारे पास चावल सब हुई, वर्ल्ड में हम पहले नंबर पर, चावल के उत्पादन में वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड की कीमतें बढ़ती है पर हमारे फूड ग्रेन की कीमत नहीं बढ़ती। और इसलिए आने वाले समय में सरप्लस फूड ग्रेन जो है उसका एनर्जी में रूपांतर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसलिए कोई शॉर्टेज नहीं है हमारे पास फूड ग्रेन का। कुछ लोग फूड वर्सेस फ्यूल का झगड़ा लगाते हैं, कुछ पानी की बात करते हैं। मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था और कम से कम मैं मंत्री करके नहीं, पर मुझे 17 डॉक्टरेट मिली है डीलिट, उसमें से 9 एग्रीकल्चर साइंस और वाटर कंजर्वेशन मिली है। इसलिए मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। और अभी तो एआई आ गया, मेरे खेत में एआई है, अमेरिकन सैटेलाइट फोटो निकालता है और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मुझे रिपोर्ट बताता है कि पानी देने की जरूरत है। अब आने वाले 8 दिन के बाद ये डिसीज आने वाला है, ताकि पानी भी आधा खर्चा कम होगा और फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का खर्चा कम होगा। टेक्नोलॉजी काफी ऊपर पे आई है और इसलिए आइस शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, अब अभी हमने इथेनॉल बनाना सक्सेसफुल किया, बीहेवी मोलाइसिस से बना, और शुगर सरप्लस है। और ब्राजील में शुगर की कीमत जो है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो 26 रुपीज पर केजी है, क्योंकि वहां 2-2, 3-3 हजार एकड़ के प्लॉट है। और हमारे देश में 2 और 3 एकड़ के है। हमारी शुगर की प्रोडक्शन कॉस्ट 32 से 33 रुपए पर केजी है। तो इसलिए वर्ल्ड में हमारा एक्सपोर्ट करना मुश्किल होता है और ब्राजील का उत्पादन बहुत ज्यादा है। और इस समय स्थिति ऐसी है ग्लोबल इकोनॉमी के कारण कि कॉर्न की कीमत अमेरिका तय करती है, सोयाबीन की कीमत अर्जेंटीना तय करती है और शुगर की कीमत ब्राजील तय करता है। तो नेचुरली फार्मर्स के लिए ये जो डिमांड एंड सप्लाई की बातों पर ये सब अल्टरनेटिव ऑप्शन आपने लाए हैं, ये बहुत अच्छी बात हुई है। मैं आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री को और एक अनुरोध करूंगा कि इथेनॉल का रेट और पेट्रोल के रेट में
हम जितना ज़्यादा कंज्यूमर को बेनिफिट दे सके उतना अच्छा होगा। आज ही मैंने रिक्वेस्ट की है फाइनेंस मिनिस्टर को कि जब इथेनॉल का सर्कुलर निकला था तो उसमें हमारे किसी के ध्यान में नहीं रहा, उसमें लिखा था कि इथेनॉल 20% अब मिक्स होगा तो जीएसटी 5% होगा और 20% पे ज़्यादा जाएगा तो 18% होगा। तो आज मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम लोग हमारे जीएसटी काउंसिल में जरूर ये विषय लेंगे और उसके कारण और कीमत कम होगी। और इसके साथ साथ इथेनॉल का स्टैंडर्ड निश्चित करके अगर ये ग्रामीण रूरल एरिया में आपका सब मोटरसाइकिल है तो हम लोग वहीं ये अगर मंत्री जी को उचित लगे तो इसको भी सोचें कि इथेनॉल का स्टैंडर्ड्स पक्का करके इथेनॉल और बायो सीएनजी इसके पंप अगर देश में तैयार हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि अल्टरनेटिव इकोनॉमी इसकी बनेगी जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत राहत देगी और युवाओं को रोजगार देगी। हम लोग आत्मनिर्भर बनने के दिशा में आगे जा रहे हैं और उसमें प्रदूषण को कम करते समय हमारे इंपोर्ट को भी कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना ये हमारे देश की आवश्यकता है। और मैं निश्चित रूप से हीरो मोटर कॉर्प को और हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी के लगातार प्रयासों को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये नई पहल शुरू हुई है, अब गाड़ी या 4 व्हीलर भी इसमें आ रही है। मैंने 4 साल पहले बसेस 25 बसेस स्कैनिया की 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू की थी। अब मेरा दुर्भाग्य रहा कि महानगर पालिका ने उनको पैसे नहीं दिए, उनको पगार देने के लिए पैसे नहीं थे, थोड़ा अटक गया प्रोजेक्ट। पर यह संभव है और इसलिए इथेनॉल इज अ बेटर फ्यूल, ये इंफीरियर नहीं है। रेसिंग कार जो होती है इसमें वर्ल्ड में इथेनॉल यूज होता है और इसलिए इसके बारे में कोई गलतफहमी ना रखे। और आगे चलकर यूरो 6 के जो इमिशन नॉर्म्स है उसमें जो भी गाड़ियां आपने बेची है उसको फर्स्ट स्टेज में आप इसको फ्लेक्स पे कन्वर्ट करेंगे तो और इथेनॉल से कंज्यूमर का फायदा होगा। जो पेट्रोल जिस भाव में बढ़ रहा है उसमें 25-30 रुपए लीटर अगर उसका कम होगा तो कंज्यूमर का फायदा है। रेट बढ़ाने के लिए कोई जो हमको बढ़ाने पड़ते इसलिए कोई चिल्लाएगा नहीं। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार एक ग्रीन युग की, एक ग्रीन इतिहास की, बायो फ्यूल के इतिहास की नई शुरुआत हीरो ने की है। मैं हृदय से उनको और पेट्रोलियम मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सबके सहयोग से आगे ये इकोनॉमी ऐसी ही बढ़ती जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट बंद करके अपने देश में आत्मनिर्भर बने और ये 24-25 लाख करोड़ ये देश के गांव गरीब मजदूर किसान के घर में जाए ताकि उसकी गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर हो। वो दिन दूर है, थोड़ा कठिन काम है पर असंभव नहीं है। और मेरा अनुभव है कि मैं जब कितने भी कठिन काम घोषित करता हूं आज तक तो कोई भी काम हुआ नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। तो मैं इस विश्वास पे रखता हूं कि ये भी एक दिन सपना प्रधानमंत्री जी का, पेट्रोलियम मंत्री का पूरा होगा और हमारा देश इसमें भी आत्मनिर्भर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।